हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली और ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रीट प्री का एग्ज़ाम है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जैसे बीएड प्रीवियस या बीएड फाइनल वाले कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहली बार बैठ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड तो बहुत पहले कर ली लेकिन वो इस एग्ज़ाम में अब बैठ रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले दिया था, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन वो अभी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और लगभग आपका 27-28 फरवरी को ये रीट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। अब आज हम पता है इसमें क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके सबसे टफ सब्जेक्ट की। कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मैं कहती हूँ 10% स्टूडेंट्स के लिए तो ये मान लो कि वो जो है सब्जेक्ट वो ऐसा है कि ठीक है चलो इजी है क्योंकि होता है। बाकी जो 90% स्टूडेंट है ना, एक माइंड में एक बैठा होता है कुछ, क्योंकि नाम ही सब्जेक्ट का साइकोलॉजी है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी दिमाग में बैठी होती है कि हाय इतनी टफ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो आज ये वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें साइकोलॉजी को जो फरवरी में जो एग्ज़ाम आ रहा है रीट प्री का, उसको एक मिनट उसको कैसे पढ़ना है और कैसे उसको करना है। तो उसके लिए आप सबके पास तो कोई ना कोई बुक होगी ही, लेकिन मैं भी फिर भी रिकमेंड करती हूँ, ये धीर सिंह धाबाई वाली बुक आती है एक, इसको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बुक मतलब मैंने पढ़ी है तो बेस्ट लगती है मेरे को तो। और चाहे फिर आपका रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर आपके कॉलेज लेक्चर में भी अगर ये साइकोलॉजी आती है तो उसमें भी मतलब इसके मतलब इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा, इतनी गारंटी तो मैं देती हूँ आपको अगर किसी ने ये बुक ठीक से पढ़ी है तो। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में ही नहीं आ रही होगी अब तक कि हाय मैं साइकोलॉजी कैसे पढूँ, ठीक है। तो मैं आज उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाह रही हूँ। और आपकी भी नज़र में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, जिसका रीट प्री का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो उन्हें शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे इसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, हम लोगों की मेंटलिटी होती है कि पहला चैप्टर खोला, हम सोचते हैं कि मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा। जो शुरू में तो जोश होता है हर चीज़ को लेके, ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा अच्छे से। जब हम नई नई बुक लाते हैं तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन जबकि ये हमारी मेंटलिटी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। इसमें कितना भी हार्ड वर्क कर लो, लेकिन इसमें आप मतलब उतने एक्यूरेसी से नहीं कर पाओगे जितने आपको करना चाहिए, ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ इसमें क्या है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब इसको पढ़ना कैसे है उस पर आते हैं। पहली बात तो ये कि आप इसमें सबसे पहले अपने सिलेबस में से वो चैप्टर उठाओ जो बहुत छोटे, 1 या 2 पेज के। जैसे कि मैं इसमें रिकमेंड करूँगी कि आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए इसमें अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा वाला जो चैप्टर 4 है धीर सिंह धाबाई वाली बुक जिनके पास है उनके पास की मैं बात कर रही हूँ। और जिनके पास अदर बुक्स है उसमें कोई और नंबर पे चैप्टर होगा, तो ठीक है। इसमें चैप्टर 4 नंबर पे अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा में आप देखोगे तो 4-5 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, जैसे अभिप्रेरणा के संप्रत्यय, प्रकृति, प्रकार, तत्व, सिद्धांत और अभिप्रेरणा के अधिगम्य भूमिका, ठीक है। ये टॉपिक्स हमें दे रखे हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बुक को खोल के, ये नहीं कि आप पहली लाइन से इसको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, ऐसी गलती मत करना। आपको क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस दी हुई होती है, हर किसी को याद नहीं होती, सारी आप याद रख भी नहीं सकते। कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो वो भी नहीं याद रख सकता। आप ट्रिक लगाओगे, आप हर चैप्टर में भी कहाँ तक ट्रिक लगाओगे वो आप नहीं रख सकते। ट्रिक से आपको कुछ ही डेफिनेशन याद रख पाएंगे, फिर वो सारी बाद में जाके मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप चैप्टर उठाओ छोटा वाला, जो उसमें मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस दे रखी छोड़ दो, आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपकी जितनी भी साइकोलॉजी आती है उसमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं से रिलेटेड होते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक का क्या विचार था, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उनको एक बार के लिए छोड़ दो बिल्कुल। फिर आपको क्या पढ़ना है, मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस छोड़ के इसके प्रकृति, प्रकार और तत्व पे जाना है। ईजी है, आप पढ़ पाओगे आराम से, उनको एक बार रीड करना है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कहाँ से कैसे शुरू करना है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है। देखो, एक होता है हम किताब की लैंग्वेज में चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, ठीक है। एक होता है कि हम मतलब उस चीज़ को फील करें। ये साइकोलॉजी है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे ये सोच के पढ़ोगे कि मुझे ये याद होनी चाहिए जैसी बुक में, क्योंकि जब बच्चे 12th ग्रेजुएशन मतलब ऐसा करके निकलते हैं ना, तो उनके क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब 20-30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुक की लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं कि नहीं, ऐसी मेंटलिटी ही होती है हमारी कि मैं तो ऐसे ही लिखूंगा जैसे इस बुक में, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है क्या करना है, आपको मतलब ये सोच के चलना है कि
इसको सोच के चलना है। अब अभिप्रेरणा है तो खुद पे अप्लाई करो उस टॉपिक को। जब आप उसे खुद पर अप्लाई करोगे ना तो वो आपके माइंड में प्रैक्टिकली भी चलता जाएगा टॉपिक। प्रैक्टिकली चलने से क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है, और वो चीज़ें कंपेरेटिवली बुक की लैंग्वेज के आपको ईजी लगेंगी। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर लिखना तो पड़ता नहीं है कि अभिप्रेरणा की परिभाषा आ जाएगी, प्रकृति पूछ लेंगे तो लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी समझ में वो चीज़ें ला के और वहाँ पर 4 ऑप्शनों में से एक टिक करना है। अगर आप इसको व्यवहारिक तौर पर पढ़ेंगे, खुद से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो डैम श्योर आप इस अभिप्रेरणा ही क्या, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अभिप्रेरणा आपने पढ़ लिया, माइंड में रिकॉल कर लिया, जैसे प्रकृति और तत्व को माइंड में रिकॉल कर लिया कि अच्छा अभिप्रेरणा मतलब समझ लिया उसका अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद उसको रिकॉल कर लिया, खुद पे अप्लाई कर लिया, खुद पर नहीं हो रहा तो दूसरों से जोड़ के देख लिया उस चीज़ को, तो वो आपको क्या होगा, ईजिली याद हो जाएगा। आपको ऐसे करना है। पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटा चैप्टर उठाना है। हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सबसे छोटा चैप्टर उठाना है, उसको पढ़ना है। मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस को एक बार के लिए छोड़ देना, आपको देखनी ही नहीं है। टेंशन ही मत लेना कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा समायोजन वाला है इसमें एक चैप्टर, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। समायोजन, क्रियाविधि और कुसमायोजन के बारे में है, ये आपके सिलेबस में है, इसमें से भी बनता है, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको व्यक्तिगत अर्थ जो चैप्टर नंबर 6 है इसका, वो पढ़ना है। आपको बुद्धि पढ़नी है। ये बुद्धि वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से क्वेश्चन मतलब इसमें फॉर्मूले हैं 2-3 और उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। और जो पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षण अधिगम की विधियाँ, ये 2 चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कोई पढ़ता है तो वो उसने पहले ही ये 2 चैप्टर होते हैं। मेन तो इस बुक में ये 2 चैप्टर इसलिए हैं बेस बनाने के लिए कि स्टार्टिंग से आपको सब कुछ पता चले, लेकिन हमें क्या है कि हमें उसमें पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें सही लगे वैसे हम पढ़ेंगे, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। फिर आपको सबसे लास्ट में पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना है इसका, जो इसमें शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, ठीक है। इन 2 चैप्टरों में क्या होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इन 2 चैप्टरों में से पूछे जाएंगे। इसमें से भी आपको क्या होता है, एक अधिगम संप्रत्यय वाला चैप्टर है, एक होता है अधिगम स्थानांतरण और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। 1-2 क्वेश्चन मतलब 70 से 80% चांस होते हैं कि यहाँ से फंस जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब ये जो 2 चैप्टर हैं पहले और दूसरे, इन दोनों चैप्टरों में से सबसे पहले आपको मतलब आप खोलोगे तो ये चैप्टर सबसे बड़े हैं, ठीक है। कम से कम 12-12, 15-15 पेज के चैप्टर है, 11-11, 15-15 पेज की चैप्टर है। आप इनको खोलोगे तो खोलते ही, क्योंकि बुक का फॉर्मेट कैसा है, बुक है, ठीक है, उसमें अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। देखने में तो लगता है सिर्फ 11 पेज ही तो हैं, पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप एक पेज को ऐसे खोलोगे, ऐसे एक पेज को खोलोगे तो यहाँ पर बहुत बारीक बारीक अक्षरों में वो पूरा पेज भरा होगा। फिर इसके ही जस्ट पीछे आप जाओगे तो आप अपनी बुक में देख सकते हो वैसे भी, तो यहाँ पर भी फिर जस्ट पूरा पेज भरा होगा। तो जो वो पढ़ने बैठते हैं ना तो वो मटीरियल इतना हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमने 11 पेज एक ही पेज में पढ़ लिए, जबकि आपको ऐसा पढ़ना नहीं है। आपको इन 2 चैप्टरों में से भी सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं ना, उन पर विचार करना है। उन पर विचार करने के बाद आपको, 1 मिनट, हाँ, तो आपको उन जो एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, आपको उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब आप उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, आपसे 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेंगे, उनको आपको ठीक से पढ़ना है और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, एक तो माइंड पर लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी कि साइकोलॉजी तो मुझे याद ही नहीं हो रही, जबकि साइकोलॉजी को आपको याद रखना ही नहीं है। सबसे इजी सब्जेक्ट में अगर कोई कहती हूँ कि अगर टीचिंग का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके खुद के सब्जेक्ट से भी इजी सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कि जब पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि साइकोलॉजी में तो मेरी एक्यूरेसी 100% हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ के और उसमें आंसर लगाने में हमें ऐसा फील होता है। लेकिन नहीं, ये हमारी मतलब अगर हम इसे समझ के नहीं पढ़ते, खुद से रिलेट करके नहीं पढ़ते, इसको प्रैक्टिकली सोच कर नहीं पढ़ते ना, तो क्या होता है
कि हमें वहाँ लगता तो है कि एक्यूरेसी हमारी 100% है, जबकि आंसर वो होता नहीं है जो हम वहाँ पर लगा के आते हैं। उसके बाद हम आके देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये कैसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हो जाता है कि प्रैक्टिकली सोचने में और रट के उस चीज़ को करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। क्योंकि सेम क्वेश्चन जब आपने भले ही वो कितना क्वेश्चन पढ़ लिया हो, लेकिन जब वो क्वेश्चन वहाँ आता है ना, तो वहाँ आपका दिमाग क्या करता है, उस रटे रटाए के अनुसार चलता है। अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोच के पढ़ोगे तो प्रैक्टिकली पढ़ने में क्या होता है कि फिर वो क्वेश्चन को कैसे भी आपको घुमा कर दे दे, आपने अगर वो समझ रखा है ना, खुद पे अप्लाई कर रखा है, तो आप उसको एकदम सही टिक लगाओगे। तो इतनी मतलब अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का रिव्यू भी मैंने किया था। साइकोलॉजी मतलब टफ़ नहीं आ रही है। जब सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में टफ़ नहीं आई, मान के चलो अगर यहाँ प्री में थोड़ी टफ़ आ भी जाती है, तो मैं आपको खुद बता रही हूँ, अगर आपने प्रैक्टिकली या खुद के से जोड़ के वो चीज़ पढ़ रखी है ना, तो फिर आपको वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे, आप उसको आराम से कर लोगे। तो साइकोलॉजी पढ़ने का तरीका तो आपको यही है कि आप खुद से रिलेट करके उसे अच्छे से पढ़ो। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, और या आपको लग रहा हो कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये याद नहीं हो रहा या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे वो बताओ, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको वो चैप्टर या तो मैं खुद पढ़ा दूँगी लाइव आके जैसे आप कहोगे, या फिर ऐसा होगा कि मैं आपको बता दूँगी कि उसे पढ़ना कैसा है। तो जो भी साइकोलॉजी को लेके अपने मन में डर बैठा के बैठे हैं ना कि मुझसे नहीं हो रही है या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी को अगर पढ़ने बैठोगे ना, तो ये मुश्किल से 2 से 3 दिन में आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप अब भी इसको लेके बैठते हो तो 2 से 3 दिन में कैसे कवर होगी मैंने आपको बता दिया। आपको पढ़ने का एक पूरा फॉर्मेट आप बना के चलो इसको, कि मेरे को ये ऐसे ऐसे और इसके बाद ऐसे ऐसे और फिर ऐसे पढ़ना है, तो आपकी ये साइकोलॉजी कवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मेट बना लिया और मन की तसल्ली के लिए उसमें टिक लगाते चल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने फॉर्मेट बना लिया तो उस चीज़ पे ही फोकस करो, सब कुछ भूल जाओ। आज मुझे अधिगम पढ़ना है तो बस मैं अधिगम पे ही ध्यान दूंगा, बाकी मेरा कुछ सिलेबस में है नहीं। अधिगम को ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। तो ऐसे अगर आप फॉलो करते करते पढ़ते जाओगे तो आपके बेटर तरीके से हो जाएगी। और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बारे में इसको कैसे पढ़ा जाए, या फिर कोई आप कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा हो, सिर्फ टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाले ईओआर पटवार वीडियो जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसको कैसे पढ़े उसको कैसे पढ़े, तो उसके लिए भी मैं आप अगर रिकमेंड करोगे मुझे कि ये बताओ वो बताओ, तो मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कल कुछ मैं वैसे तो आपको लोगों को लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, और मैं मानती हूँ कि ठीक है जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए होती भी है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। लगता है बस पढ़ने में कि इजी है, लेकिन उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो कल मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगी और उसके बारे में भी बता दूँगी कि आपको कहाँ से और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू, बस अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा आराम से।